हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक स्नातक। आज की इस वीडियो में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशंस के सब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट को एनईपी के तहत आपके ऑल यूजी कोर्सेज में ऐड किया गया है। ये वीडियो जो है सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो कि है स्नातक 1, जहाँ पर आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ को अवेलेबल कराया जाता है, साथ ही साथ सभी अपडेट्स दिए जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपने पिछले सेमेस्टर्स में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें और इस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अलग होंगी, जैसे कि इस सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है। अगर आप प्रोफेशनल एरिया में हैं, तो आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, बात करनी है, ये सारी चीज़ें। और बाकी आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही देखने को मिलेंगी, ठीक है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि इस सब्जेक्ट में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, तो यह एक तरी कम्युनिकेशन जो है वो एक तरीके का प्रोसेस होता है, जिसमें किसी भी आइडियाज़ को, इमोशंस को, किसी भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के साथ शेयर किया जाता है वेरियस मीडियम्स का यूज़ करके, चाहे वो स्पीच हो सकती है, राइटिंग के थ्रू हो सकता है, या बॉडी लैंग्वेज या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है। जहाँ पर इमोशन या आइडियाज़ को इसे इंडिविजुअल या ग्रुप के साथ शेयर किया जाता है थ्रू पर्टिकुलर मीडिया, ठीक है? उसी को बेसिकली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है। ठीक है। और इसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में फीडबैक जो है बहुत इसेंशियल कंपोनेंट हो जाता है, बिकॉज फीडबैक से ही आपको पता चलता है कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, सामने वाले को वो चीज समझ में आई जो आप बोलना चाह रहे हैं या नहीं। आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है बेसिकली। और इसी के साथ कल्चरल एंड कॉन्सेक्चुअल फैक्टर्स कैन इम्पैक्ट द प्रोसेस। इस तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स हो गए, वो प्रोसेस को थोड़ा इम्पैक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है, कल्चर या लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से ना हमें चीज़ों को हम दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, और चीज़ों का मतलब कुछ और था। तो इससे क्या होता है, फीडबैक में थोड़ा-सा इफ़ेक्ट हो जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है? सो फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, फोस्टर अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, व्हाइल बैरियर्स लाइक नॉइज़, लैंग्वेज, डिफरेंस और इमोशनल फिल्टर्स कैन हिंडर इट। ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा-सा हिंडर कर सकती हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यही होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज यहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो आपको कैसे पर्सनालिटी डेवलप करनी है, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं या वर्क करते हैं, तो आपके वहाँ पे किस तरीके का बॉडी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी लैंग्वेज रेफर्स टू द नॉन वर्बल cues and expression exhibited by individual within an organization, collectively shaping its cultural and atmosphere. It encompasses gesture, posture, facial expression and other non-verbal signals. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो जैसे आप किसी अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल हंस के खुल के बात करते हैं, है ना, हाई फाइव दे के बात करते हैं, परंतु आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपको पूरी पर्सनालिटी मेंटेन करनी होती है, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, बैठने का तरीका, आप किसी भी तरीके का फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बना सकते। आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सिंपल और मतलब अ, ऑर्गनाइजेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है? आप बेमतलब में हँसे जा रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज बहुत मेन रोल प्ले करता है। और ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी लैंग्वेज कैन इन्फ्लुएंस टीम वर्क, लीडरशिप। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर में पर्सनैलिटी जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है आपका, आप कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, आपका जेस्चर क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, अगर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको टीम वर्क और लीडरशिप में ना आपको इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगा, अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, ठीक है? फॉर इंस्टेंस अ लीडर्स ओपन एंड कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज कैन इंस्पायर ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। आपने देखा होगा कि जो भी वर्क एरियाज़ में लीडर्स होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग होती है, उनके अंदर सारी चीज़ों को अडैप्ट करने की, बॉडी लैंग्वेज को इंस्पायर करने, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि आप उनको देखते ही ना इंस्पायर हो जाएँगे, तो फिर आप उनकी बात भी सुनते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वो बहुत ही अच्छी लीडर बन जाते हैं, ठीक है? So, understanding and managing organizational body language is essential for creating a positive, inclusive work environment and fostering effective communication and relationship among employees. तो आपने यहाँ कई बार ऐसे भी देखा होगा, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि उनकी ना पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती है, तो उसी जगह पे रह जाते हैं। और कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि उनकी ना पर्सनालिटी अच्छी होती है, तो वो धीरे 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 करके ना वो डेवलप होते हैं, वो लीडरशिप भी आगे चले जाते हैं, ठीक है? उनको लीडरशिप में मिलती है, फिर वो आगे स्टेप में जाते हैं, उनको प्रमोशन बहुत जल्दी मिलती है। सो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ देयर बॉडी लैंग्वेज, राइट?
सो ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर में बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, पोस्चर कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डिफाइन लीडरशिप स्किल। सो लीडरशिप स्किल क्या होनी चाहिए? अगर हम लीडरशिप के स्किल की बात करें तो रेंज ऑफ एबिलिटीज एंड क्वालिटीज दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू गाइड, मोटिवेट, को किसी भी लीडर के अंदर ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए कि वो दूसरों को मोटिवेट कर सके, दूसरों को गाइड कर सके, उसको अपने ही लीडर जो है वो ऐसा ना हो कि केवल बोले, उसके अंदर भी वो स्किल्स होनी चाहिए और वो इतने अच्छे से उस चीज को करता हो जिससे कि सामने वाला पर्सन जो है उससे इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके, राइट? सो किसी भी गोल को अगर अचीव करना है तो किसी दूसरे पर्सन को, जो भी लीडर है, अगर उसको सामने वाले पर्सन को किसी गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, तो ये सारे स्किल्स होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है? एंड लीडरशिप आल्सो इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू फोस्टर कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। केवल गाइड करने के साथ साथ किसी भी लीडर के अंदर कोलैबोरेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना, उनके साथ एंगेज करना आना चाहिए किसी भी लीडर को। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए किसी भी लीडर को, ठीक है? सो ये सारी क्वालिटीज जो होती हैं किसी भी लीडरशिप में होनी ही चाहिए, ठीक है? So these skills are vital for driving organizational success, creating a positive work environment, and achieving desired outcome by leveraging the strengths and पोटेंशियल ऑफ अ टीम, ठीक है? तो किसी भी टीम में ये सारी चीजें अगर होती हैं किसी लीडर के अंदर, जिसको लीडर बनाया गया है, बेसिकली किसी टीम में यही देखा जाता है कि इसके अंदर सारी ये क्वालिटीज हैं या नहीं। मतलब वो चीजों को कोलैबोरेट कर पाता है, लोगों को मोटिवेट कर पाता है, ठीक है? किसी गोल को अच्छे से अचीव कर लेता है, उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं या नहीं, कोलैबोरेशन, वो एंगेज हो पाता है लोगों के साथ नहीं, ये वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, पोस्चर क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सभी जो स्किल्स हैं वो किसी भी लीडर में ज़रूर होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें होती हैं लीडरशिप स्किल्स। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज़ आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लेना, आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है? आगे वाले आने वाले समय में इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड देखना आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसकी वीडियोस हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस वाले सब्जेक्ट में आपको थ्योरी के साथ साथ आपके एग्जाम में जैसे हो गया रिपोर्ट राइटिंग, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखना है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर लेटर आया है तो उसको रिप्लाई देना है, ये सारी चीजें जो है वो भी लिखने को आ सकती हैं। लेटर्स हो गया, ठीक है? नेगोशिएशन स्किल के ऊपर लिखना हो गया, लेटर्स हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, कोई अगर इन्विटेशन देना है किसी को तो इन्विटेशन लिखना आना चाहिए। मतलब ये सारे टॉपिक्स भी आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आप उसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेगोशिएशन स्किल्स की। नेगोशिएशन स्किल्स की अगर हम बात करें तो नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्शंस एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट और रिजोल्विंग resolution when parties have conflicting interest or needs, ठीक है? तो नेगोशिएशन ना बेसिकली आप कह सकते हैं भाव तोल मोल भाव करने की स्किल होती है, जिससे क्या होता है कि आप सामने वाले पर्सन के साथ अच्छे से नेगोशिएट कर सके, या किसी प्राइस को कम करवाना हो, या आपको अपने किसी सामान को सेल करवाना हो, बेचना हो, तो उसके लिए भी आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल भी होनी चाहिए। अगर सामने वाला पैसे कम करवाना चाह रहा है और आपको नहीं हो रहा है, तो मतलब जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं तो नेगोशिएशन करते हैं चीजों के साथ, ठीक है? तो ऐसे ही वर्क एरिया में भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर में आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए, बिकॉज इसकी बहुत जरूरत पड़ती है अपने क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएशन करने की, ठीक है? कई बार आपको आपके बॉस के साथ भी नेगोशिएशन करना पड़ता है। सो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है? रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से पता चल रहा है। रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन आर टू फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, emotions. Written communication involves the use of text, symbols or visual representation to convey message. Written communication में क्या होते हैं? टेक्स्ट होता है, आप लेटर लिखते हैं, लेटर तो खैर अब बहुत कम हो गया, बट आप मैसेजेस लिखते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, या फिर कोई वीडियो हो गई, ठीक है? विजुअल एड्स का उपयोग करते हैं, इमोजीज का उपयोग करते हैं, तो ये सारे रिटन कम्युनिकेशन में हो जाते हैं, ठीक है? और अगर हम इट इंक्लूड्स वेरियस मीडियम्स लाइक लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, मीम्स, ठीक है? एंड टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है? साथ ही साथ अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो इज ऑफन प्रिसाइज एंड enduring, enable individuals to carefully craft and revise their messages.
और इसी में आपको ऐसे लिखना है आगे, जैसे इट इज वेल suited फॉर formal and detailed information sharing and documentation. However, it lacks the immediate feedback and non-verbal cues. That because written communication की जब हम बात करते हैं तो उसमें ना थोड़ा सा लाइक आपको फीडबैक मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बिकॉज अगर आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं किसी को, पूरा मैसेज देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, फिर वो उसके बाद ही तो आपको रिप्लाई करेगा, राइट? तो आपको थोड़ा फीडबैक मिलने में देरी होती है रिटन कम्युनिकेशन में, ठीक है? और दूसरी अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, ऑन द अदर हैंड रिलाइज ऑन स्पोकन वर्ड्स एंड इज मोर डायनामिक एंड इमीडिएट। इसमें क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन नाम से पता चल रहा है स्पोकन वर्ड्स के थ्रू होता है, या आप किसी को फोन कॉल पे बात कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, या फिर किसी को ऑडियो मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, या सामने से आप दो लोगों के बीच में या ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको ना फीडबैक इमीडिएट मिलता है। कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप तुरंत पूछ लेते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही डायनामिक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है? वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? एंड इन encompasses फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस एंड प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशन को भी आप वर्बल कम्युनिकेशन में ही ऐड करते हैं, बिकॉज़ आपको वहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन जब आप प्रेज़ेंट करते हैं कहीं पे, तो प्रेजेंटेशन साथ में चल रही होती है और आप स्पीच दे रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, राइट? So these are the verbal communication for example, ठीक है? So both forms of communication are essential in various personal and professional settings. अलग अलग जगह पे अलग अलग कम्युनिकेशन के सोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लाइक दुबई में बैठा है और आप इंडिया में हैं, तो आप उससे लाइक या तो फोन कॉल पे बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नॉइस का एरिया है, तो उस सिचुएशन में तो आपको रिटन कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ेगा। आप टेक्स्ट करके ही बात करेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। आई होप कि आपको इन दोनों कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं साइलेंस एज अ मोड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने देखा होगा कि कई बार आपने ये कोट भी पढ़ा होगा कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, राइट? कि साइलेंस जो होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा आंसर होता है। हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपको हर चीज का रिप्लाई जो है बोल कर ही देना होता है, राइट? कई बार आप इशारों से भी बात कर लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी की कोई सेरेमनी हो रही है, तो आप वहां पे क्लैपिंग कर रहे हैं, पर ठीक है, परंतु कई बार क्या होता है कि वहां पे सेरेमनी में आपको शांति बना के रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का फ्यूनरल हो रहा है, तो आप वहाँ पे हँसेंगे नहीं, वहाँ पे बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक साइलेंस और इशारे वाली जो बात होती है, तो यहाँ पे ये साइलेंस वाला साइलेंस जो चीज़ है, उसको भी हम एज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। भले ही वो साइलेंट है, पर ये भी एक तरीका है कम्युनिकेशन करने का, राइट? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं। इसी में आप देख आगे कर सकते हैं, इट इंटरपर्सनल डायनामिक साइलेंस में सिग्निफिकेंट टेंशन, डिसफॉर्म, डिसअप्रूवल, अल्टरनेटली इन सम कल्चर साइलेंस इज अ वैल्यूड एज मीन्स ऑफ कन्वेइंग ह्यूमैनिटी और डिफरेंस। therapeutic setting, silence may encourage introspection or provide a safe space for client to share their thought and feeling. कई बार आप अगर आप किसी मीटिंग में भी है ना, तो वहां पे भी थोड़ा सा टाइम जो होता है चुप रह के साइलेंस बनाने की जरूरत होती है, जिससे क्या होता है कि किसी सामने वाले पर्सन के माइंड में ना चीजें और बाहर आती हैं, चीजें उसको समझ में आती हैं और वो पूछता है, ठीक है? तो साइलेंस भी एक तरीके का मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पे भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो आप 2 मिनट का पॉज़ लेते हैं, राइट? 2 सेकंड का पॉज़, ये कई बारी आप बोलते भी हैं कि मुझे कृपया 2 मिनट दे दें। तो उस समय वो सिचुएशन साइलेंस की होती है, बिकॉज़ आप उससे ना थॉट प्रोसेस निकलता है आपका। तो साइलेंस को भी हम एज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो आई होप कि यहाँ पे क्लियर हुई ये सारी चीज़ें आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरकल्चर एंड इंट्राकल्चर। इंटरकल्चर की जब हम बात करते हैं तो इट रेफर्स टू द इंटरैक्शन, एक्सचेंजेस एंड रिलेशनशिप दैट अक्योर बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स और कल्चरल ग्रुप्स। जब आप किसी एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ या दूसरे कल्चर के ग्रुप के साथ इंटरैक्शन करते हैं, आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये सारी चीजें इंटर कल्चर कहलाती हैं, ठीक है? एंड इंटर कल्चर कम्युनिकेशन एंड
interactions can lead to the exchange of ideas, custom beliefs and values। इसके थ्रू क्या होता है कि आप जब दूसरे दूसरे लाइक कास्ट से, कल्चर से मिलते हैं तो उनके बारे में आपको चीजें पता चलती है। बोथ आप दोनों एक दूसरे की बिलीव्स, कस्टम्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की वैल्यूज को ज्यादा समझ पाते हैं, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंट्रा कल्चर की बात करते हैं, इट pertains to interaction and dynamics within a single culture और single cultural group। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डांडिया नाइट में जाते हैं तो आप एक ही कल्चर के लोगों के साथ मिलते हैं, ठीक है। और सिंगल कल्चर मतलब उनका भी वही कल्चर है, आपका भी सेम कल्चर है, परंतु आप एक ही कल्चर में रहते हुए मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आइडियाज थॉट्स को शेयर करते हैं, बातें करते हैं, तो वो सारी चीजें इंट्रा कल्चर कहलाती हैं, ठीक है। In summary, interculture involves interaction and relationship between different culture, while intraculture dwells into the complexities and diversities within a single cultural group। Same culture group में भी आपको कई बार difference देखने को मिल सकता है, उनकी diversities change हो सकती है, right? तो ये सारी चीजें हैं। इंटरकल्चर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एंड इंट्राकल्चर मीन्स एक ही कल्चर के ग्रुप के साथ गैदरिंग होना। ओके, आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफाइन इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आप सभी के पास एक नया सब्जेक्ट भी होगा इमोशनल इंटेलिजेंस करके सेमेस्टर थर्ड में, ठीक है। तो वो उसका एक टॉपिक आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप होनी है या आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, तो उस चीज में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू ही आप सामने वाले पर्सन के इमोशंस को समझते हैं, उसके इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी के भी इमोशंस का उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है, वो उनके इमोशंस के साथ प्ले कर खेल लेते हैं, तो मतलब ये सारी चीजें होती है। तो किसी भी पर्सनालिटी में ना आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, आप सामने वाले इंसान के इमोशंस का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना अच्छे से समझते हैं, और अपने पूरे एनवायरनमेंट को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या आप उस नज़रिए से देख पाते हैं जिस प्रकार सोसाइटी देखती है? ये सारी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस में होती है, ठीक है? सो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम ईक्यू भी बोलते हैं रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड हार्नेस one's own emotions effectively as well as the capacity to empathize with the influence the emotion of others। So इमोशनल इंटेलिजेंस में बेसिकली आप अपने इमोशन के साथ कैसे इफेक्टिव तरीके से बात करते हैं, आपको खुद के इमोशंस पर कंट्रोल है या नहीं, आप अपने ही इमोशंस के बारे में जानते हैं कि नहीं, इसके साथ साथ आप दूसरों के इमोशंस के साथ कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये चीज आती है इमोशनल इंटेलिजेंस में, ठीक है। सो इट एनकम्पासेस सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, सोशल अवेयरनेस। आप सोसाइटी के साथ कितना अवेयर है, आप अपने आप को कितना जानते हैं, आप सेल्फ रेगुलेशन कितने हैं, आप मोटिवेट कर पाते हैं या नहीं, आपका इंटरपर्सनल स्किल कैसा है, ठीक है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस अलाउज इंडिविजुअल्स टू नेविगेट सोशल सिचुएशन, बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप, हैंडल स्ट्रेस। आपने देखा होगा कई बारी लोगों का ना इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, तो उनका ना किसी के साथ में अगर रिलेशन बनता है तो बहुत अच्छा रिलेशन और स्ट्रॉन्ग डीप रिलेशन बनता है, बिकॉज कि वो सामने वाले इंसान के इमोशंस को समझ पाते हैं इजीली। उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो सामने वाले लोगों के इमोशन की रिस्पेक्ट करते हैं, समझ पाते हैं उनको, मतलब वो जिस नजरिए से देख रहे हैं वो उसी चीज़ को उस नज़रिए से भी देख पाते हैं। तो इस वज़ह से क्या होता है उनकी गैदरिंग, उनका डिसीज़न मेकिंग सारी चीज़ें, ठीक है? और स्ट्रेस को हैंडल करने वाली चीज़ जो होती है, वो बहुत अच्छी होती है, किसी भी इमोशनल इंटेलिजेंस के अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है? आपका ईक्यू लेवल क्या है, उससे पता चलता है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेलिंग स्किल कोर्स। बिकॉज अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, खासकर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर में बात करें, तो आपके अंदर सेलिंग स्किल कैसी है, नेगोशिएशन स्किल के साथ साथ आपके अंदर सेलिंग स्किल भी होनी चाहिए। बिकॉज आपको किसी प्रोडक्ट को बेचना आना चाहिए, और बेचते वक्त सेलिंग स्किल जो होती है, किसी चीज को बेचने की जो कला होती है, वो कैसी है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज डीपली होनी चाहिए। पता चले कि जो सामने वाला कस्टमर है उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ही पता नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर
पर्टिकुलरली अच्छे से जानते हो। आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। सामने वाले क्लाइंट के साथ अगर उसको इंग्लिश आती है, तो आपको भी इंग्लिश आनी चाहिए, राइट? कोई भी लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, परंतु उसके साथ आप कम्युनिकेशन कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर सामने वाला इंसान गुस्से से बोल रहा है, तो आपको कंट्रोल करना होता है। आप थोड़ा-सा नॉर्मली बात करेंगे, आप भी चिल्लाने नहीं लग जाएँगे, ठीक है? तो आप कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है सेलिंग स्किल में। और साथ ही साथ बिल्डिंग रैपोर्ट, कि आप रिपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब एस्टैब्लिशिंग अ पॉजिटिव एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। कोई भी कस्टमर आपका कस्टमर क्यों बनता है? क्योंकि बिकॉज़ वो आप पे ट्रस्ट करता है कि हाँ, ये तो प्रोडक्ट अच्छे से देते हैं, इनकी बात करने का तरीका भी अच्छा है, प्राइसिंग भी ठीक कर लेते हैं, नेगोशिएट भी कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ होती है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर किसी सेल प्रोफेशनल को मस्ट बी स्किल्ड एट एड्रेसिंग एंड ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन और कंसर्न्स दैट पोटेंशियल कस्टमर मे हैव। किसी कस्टमर को ना कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होती है, उनको उस प्रोडक्ट में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है, तो वो बोलते हैं नेगोशिएट करने को, या बोलते हैं कि हमें ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, हमें ये चीज़, कोई कस्टमर होते हैं ना कि चीज़ों को कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्शन को हैंडल करना भी आना चाहिए किसी भी सेल्स प्रोफेशनल को, ठीक है? साथ ही साथ क्लोजिंग टेक्निक्स, अगर आपने किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर लिया, हर चीज़ बता दी अच्छे से, सामने वाले को आपने मना भी लिया प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और सामने वाला मान भी गया खरीदने के लिए। परंतु आप लास्ट में किस तरीके से क्लोज़ कर रहे हैं? क्या सामने वाला पूरे तरीके से मान गया है? क्या आपने आखिर में उस प्रोडक्ट को सेल कर पाए या नहीं? ये चीज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लोजिंग टेक्निक किस तरह नो हाउ टू प्रमोट द कस्टमर टू मेक अ डिसीजन और टेक अ डिसीजन ऑफन रेफर्ड एज़ अ क्लोजिंग द डील। इट इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेलिंग स्किल में। क्लोजिंग टेक्निक्स किस तरीके से आप यूज़ करते हैं, कस्टमर मान गया है, हर चीज़ हो गई है, परंतु आप लास्ट में किस तरीके से क्लोज़ कर रहे हैं? क्या कस्टमर खुश होके आपका प्रोडक्ट ले रहा है और आगे भी क्या चांसेस है कि वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा? और आप किस तरीके से अपने नॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ-साथ, ठीक है? और साथ ही साथ किसी भी सेल्स पर्सन के अंदर भी इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। सामने वाले का इमोशन क्या है, वो किस नज़रिए से देख रहा है, आपके अंदर भी देखना चाहिए अगर आप एज़ अ सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं। तो ये सारी स्किल्स हैं जो किसी भी सेल्स पर्सन के अंदर या सेल्स की स्किल्स के अंदर काउंट करी जाती हैं, ओके? और साथ ही साथ अडैप्टेबिलिटी, द एबिलिटी टू टेलर द सेल्स अप्रोच टू इंडिविजुअल कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस इज अ की टू सक्सेसफुल सेलिंग। कई बार आपको, जैसे मैंने बताया, कि कस्टमर्स को कस्टमाइज करानी होती है चीजें, तो अडेप्ट करने की एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। कस्टमर जो डिमांड कर रहा है उसको अडेप्ट करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ रेजिलियंस भी होना चाहिए, ठीक है? सो इफेक्टिव सेलिंग स्किल नॉट ओनली हेल्प ड्राइव रेवेन्यू एंड अचीव सेल्स टारगेट बट ऑल्सो बिल्ड लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप। केवल आप प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं सेल्स के थ्रू, आप रिलेशन बनाते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, ताकि वो दोबारा आपसे पास आए और वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है? सो इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, mastering these skills is essential for sales professional to thrive and contribute to their organization सक्सेस, ठीक है? वो अपने ऑर्गेनाइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए सेल्स मैन का होना इफेक्टिव तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारी स्किल्स हैं जो आप किसी भी सेल्स स्किल के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अभी हमने जो 3 लेटेस्ट वीडियो डाली है उनको भी जाके जरूर चेक करिएगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।